तो राम राम स्टडी डिटेक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात करने वाले हैं। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो मैं आश्वस्त कराऊंगा, तुमको विश्वस्त कराऊंगा सभी स्टूडेंट्स कि आपकी कहीं ना कहीं एक नंबर का आप लैग करने वाले हो। तो चलो आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन पे, हम पिछले वीडियो पे थोड़ा चर्चा कर रहे थे पर वीडियो कट हो गया था। तो आज हम लोग सारे कंपनियों के जितने भी आगमन हुए सबको बहुत डीप से क्लियर करने वाले हैं। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी यूरोपीय कंपनी आई, चाहे वो सबसे पहले पुर्तगीज हो, चाहे उसके बाद डच हो, चाहे ब्रिटिशेस हो, चाहे डेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, इन सारी कंपनियों के आगमन पे हम लोग बात करने वाले हैं। कब आए, कहाँ फैक्ट्री लगाई, कैसे रहे और कौन सा युद्ध हुआ और कैसे गए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि भारत और यूरोप का जो रिश्ता तुम्हें पता होगा, ये कोई आज का नहीं है, ये आदि अनंत का है। कहने का मतलब यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ट्रेड के साक्ष्य मिले हैं। यानी वहां की जो सेल खड़ी थी, सिक्के थे, वो यहाँ मिले हैं, यहाँ के सिक्के वहां मिले हैं। मेलुआ नाम से सारी चीजें उल्लेखित हैं। यानी कि हम लोगों की सभ्यता आज से लगभग 4500 साल पहले भी यूरोप और तुम्हारे भारत के व्यापारिक संबंध थे, ये परिलक्षित होता है। लेकिन ये जो व्यापारिक संबंध थे, ये जानते हो वाटर रूट से नहीं थे, ये तुम्हारे लैंड रूट से। यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो भारत वाले कहाँ जाते रहे होंगे? सबसे पहले इंडिया जाते रहे होंगे, यानी इंडिया से आप चले जाइए कहाँ? पाक, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान से आप कहाँ चले जाइए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कहाँ चले जाइए आप? इराक। और इराक से कहाँ चले जाइए? ईरान। और ईरान पे यहाँ फास्फोरस की जल संधि है। ऊपर क्या है तुम्हारा? काला सागर है, नीचे मरमरा सागर है, और यहाँ से टर्की स्टार्ट हो जाता है और टर्की से यूरोप स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले जो व्यापार होता था वो इंडिया से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और फास्फोरस जल संधि द्वारा टर्की होते हुए पूरे यूरोप को होता था। लेकिन एक ऐसा युद्ध जो पूरे के पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य को बदल दिया, वो 1453 का युद्ध है। 1453 में क्या हुआ कि 1453 में जो उस्मानिया इस्लामिक साम्राज्य था, वो बेजेंटाइन ईसाई साम्राज्य को पूरे तरीके से परास्त करके उसके पूर्वी क्षेत्र को अपने अंडर गवर्नमेंट में ले लेता है। यानी कहूं तो जो इस्लामी प्रशासन था वो तुम्हारे सबसे बड़े रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग को कब्जा कर लेता है 1453 में। जिसलिए यूरोप का भारत से जो लैंड रूट था वो कट जाता है। जो इस्लाम का अब अधिपत्य हो गया, वो यूरोप वालों को व्यापारिक अनुमति नहीं देते। अब जब भारत से व्यापारिक रूट कट गया तो यहाँ ये जानने वाली बात बड़ी जरूरी है कि यूरोप वाले क्या व्यापार करते थे और क्यों करते थे। तो आपको पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग जगह क्षेत्रों में अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। अलग तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ की सॉइल होती है और सॉइल के अकॉर्डिंग वहाँ पर पाए जाने पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं। भारत का जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है जो शायद दुनिया में कहीं हो, और यहाँ हर तरीके के तुम्हें कहीं बहुत गर्मी वाला क्षेत्र दिख जाएगा अर्थात डिजर्ट, तो कहीं बहुत ठंडी वाला लद्दाख डिजर्ट, तो कहीं बिल्कुल कम बारिश वाला तुम्हें राजस्थान, तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला मासिनराम। यानी भारत का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत विविधतापूर्ण है। डायवर्सिटी दुनिया में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो भारत में दिखती है, चाहे लैंग्वेज डायवर्सिटी हो, चाहे रिलीजियस डायवर्सिटी हो, चाहे ईटिंग डायवर्सिटी हो, चाहे क्लॉथिंग डायवर्सिटी हो। दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वाधिक विविधता वाला देश हमारा भारत है। और इस विविधताओं के कारण यहाँ जो विविधताएं हैं इस प्रकार के, यहाँ पौधों में विविधता है, यहाँ की सॉइल में विविधता है, और यहाँ मसालों के लिए बड़ा अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन है। और यूरोप वालों के पास ठंडी थी तो ठंडी वाले इलाकों को मांस खाना रहता था, उन मांस को संरक्षित करना रहता था। इसलिए उस मांस को संरक्षित करने के लिए, उसको खाने के लिए ये लोग भारत से क्या ले जाते थे? मसाले ले जाते थे। मुख्यतः भारत के केरल क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ केरल में बहुत ज्यादा क्या होता है? मसाला होता है। ऊपर दूसरी बात किया जाए तो इंडोनेशिया में भी बहुत ज्यादा मसाला होता है। अब जब इनका व्यापारिक समीकरण टूट गया तो अब क्या हुआ कि जितने यूरोपियन कंट्री थे उन लोगों ने सोचा कि भारत के लिए चलो कोई सब्स्टिट्यूट रूट विकसित करते हैं। और मैंने कहा उसमें दो लोग बहुत बढ़ चढ़ के आए थे, एक स्पेन वाले और एक पुर्तगाल वाले। और सबसे पहले ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में कवर की हैं, तो इसको थोड़ा तेज चलते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा राइट टाइम आएंगे, आप इसकी स्पीड को कम तेज कर सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि जो ये यूरोप है, इस यूरोप में बेटा, यूरोप का जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का उस समय शासक है हेनरी द नेविगेटर। और हेनरी द नेविगेटर कई बार अफ्रीका की यात्रा किया। इस अफ्रीका की कई बार यात्रा किया उसने अटलांटिक ओशियन होते हुए। तो उसने इसका एक मैप बना लिया और उसके बाद उसने 1487 में एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ भैया तुम भारत के लिए कोई वाटर रूट खोज के आओ।
उस आदमी का नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यो डियाज। ये बार्थोलोम्यो डियाज कहाँ आया? भारत 1488 में ये केप ऑफ गुड होप पहुंचा और केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के सबसे इंडियन पॉइंट पे पहुंचा। इसके बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई कि अरेबिक ओशियन होते हुए, इंडियन ओशियन होते हुए कहाँ पहुंच जाए, ये तुम्हारा यहाँ पहुंचे, और ये लौट गया। उसके बाद जो शासक था विक्टर तुम्हारे हेनरी द नेविगेटर, वो बदलता है और वहां का शासक बनता है एमेनुअल। इसके पहले एक घटना हो गई, उसको बड़ा ध्यान दें। इस बीच में स्पेन वालों को जलन हुई कि पुर्तगाल वाले इस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, तो स्पेन वालों ने तुम्हारे इटली के फ्लोरेंस शहर के एक नाविक को हायर किया जिसका नाम था कोलंबस। इन्होंने इनसे कहा भैया उनसे पहले तुम जाओ, भारत का कोई रोड क्या कर दो, रूट विकसित कर दो। कोलंबस जैसे यहां से निकला, वो इधर जाने के बजाय क्या हो गया, थोड़ा सा दिशा भ्रम हो गया, और दिशा भ्रम होते हुए वो सीधा पैसिफिक ओशियन होते हुए कहाँ गया, उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका, ये जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में दुनिया को अभी तक नहीं पता है, इसीलिए इसको कहा गया न्यू वर्ल्ड, उसने नाम दिया। और यहाँ के लोगों को उसने कहा रेड इंडियन, क्योंकि उसे लगा कि हम इंडिया में पहुंच गए। बल्कि उसने एक नया माया संस्कृति वाले साम्राज्य की खोज कर दी थी, जहां भी सब जंगलाला हुर्र वाले ही रहते थे, यहाँ भी सिविलाइज्ड पर्सन नहीं थे। बाद में माइग्रेट करके यूरोप से लोग यहाँ गए तो बसे। अब कोलंबस ने 1492 में खोज कर दी किसकी, इसकी, अमेरिका की। तो फिर से लगा पुर्तगाल वालों को कि हम लोग पीछे हो रहे हैं। तो इसने अब की बार वास्को डिगामा से कहा भाई एमेनुअल ने कि जाओ हर हालत में भारत की खोज करो। तो वो फिर निकला, और तुम्हारा जो वो निकला तो इधर आते 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 वास्को डिगामा यहाँ आया, और यहाँ से हिम्मत कसते हुए उसे रास्ते में एक अब्दुल माजिद करके आपके गुजरात का नाविक था, वो मिल गया, और उसकी सहायता से वो आ गया यहाँ तुम्हारे भारत के केरल में पहुंच गया। और यहाँ के उस समय शासक थे तुम्हारे जमूदीन, उन्होंने बड़ा स्वागत किया और इन लोगों का ड्रेसअप और सब पूरा देखा, और वो यहाँ से बड़ा मसाला लेकर गया। कहा जाता है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस काटने के बाद भी उसे 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट होने के बाद भैया पुर्तगाल वालों के आंख एकदम चढ़ गई कि इतना पैसा। तो उन्होंने फिर से कई सारे लोगों को भेजा। 1500 में यहाँ कार्नेलियस डी हस्तमान आया, 13 जहाज लेकर आया, क्योंकि जब ये मसाला लेके जा रहा था वास्को डिगामा, तो इसकी एक जहाज को अभी भारत के साथ यहाँ व्यापार करने में तुम्हारे अरब वालों का बड़ा वर्चस्व बना है। इस सागर पे, इंडियन ओशियन पे अरब वालों का भी वर्चस्व है। तो अरब वाले ने जब पुर्तगीज वाले जा रहे थे तो उनका एक जहाज डुबा दिया था, इसलिए दोबारा 1500 में वहां का एक आदमी आता है जिसका नाम क्या है, कार्नेलियस डी हस्तमान। और कार्नेलियस डी हस्तमान 13 जहाज लेकर निकलता है, और वो पूरा 1500 में यहाँ आता है। यहाँ उसने जो है अरब के जहाजी बेड़े को पराजित करता है, और फिर से वो भारत आता है। यहाँ इन लोगों को अरब के 1-2 जहाज गिफ्ट करता है और व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। उसके बाद वो लौट जाता है मसाला लेके। 1502 में फिर से आता है वास्को डिगामा, और उसके बाद फिर वो आता है, वो कोचीन में एक व्यापारिक कोठी खोलता है। और इसके बाद वो सोचते हैं अब यहाँ स्थायी बंदोबस्त बनाया जाए, इसलिए अल्फांसो डी अल्मेड़ा ये पहला वायसराय बन के आता है। अल्फांसो डी अल्मीड़ा ये पहला वायसराय कह सकते हो या गवर्नर कह सकते हो जो तुम्हारे भारत में आता है। उसे ब्लू वाटर पॉलिसी की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाइए भारत की इंडियन ओशियन पर अपना कब्जा कीजिए, यानी आप हुर्मुज पर और मलक्का पर कब्जा कर लीजिए, जिससे पूरा का पूरा इंडियन ओशियन पे हम लोगों का कब्जा हो जाए। ये आता है, बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से ऑक्युपाइड नहीं कर पाता, क्योंकि आदिल शाह से युद्ध लड़ता है, उसमें पराजित हो जाता है। इसके बाद रियल फाउंडर आता है तुम्हारे गोवा का, जिसको हम बोलते हैं तुम्हारे अल्बुकर्क। ये रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज का। ये जब आता है तो तुम्हारे आदिल शाह से गोवा को भी जीत लेता है, तुम्हारे अरब के जहाजी बेड़े को भी पराजित करता है, इसको पूरे तरीके से स्टेबल कर देता है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी इंडियन ओशियन पे कब्जा कर लेता है। यहाँ की महिलाओं से, अपने पुर्तगीज लोगों से कहता है खूब बढ़ चढ़ के शादी करो, जिससे यहाँ पुर्तगीज वाले लड़के पैदा करो, मुख्यतः विडो से शादी करो, क्योंकि विधवा से यहाँ कोई शादी नहीं कर रहा था। इसने सती प्रथा पे भी रोक लगाने के लिए पूरे भरसक प्रयास किए, और धार्मिकता से बड़ा ये पीड़ित था, यानी इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपना टारगेट बनाया और दोनों को प्रताड़ित किया। अल्बुकर्क के बाद इस तरीके से यहाँ बाद में कई सारे नीनो डी पूना आते हैं जो इसकी कैपिटल चेंज करते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए
तो इन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, यानी 1498 से लेकर लगभग 100 साल तक ये लगातार यहाँ एंजॉय करते रहे। जो दूसरी कंपनी डच आई वो यहाँ 1605 में आई, जो तुम्हारी मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना खोली, यानी 100 साल ये अकेले व्यापार करते रहे, लेकिन दुश्मन नहीं था, इन्होंने अपना हथियार मजबूत नहीं किया। इसलिए जब डच आए, और डच जब आए तो तुम्हारे कॉर्नेलियस डी हस्टमान या हाउटमैन भी बोलते हैं, उसके नेतृत्व में जब डच आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इनको पराजित कर दिया। किसको? पुर्तगीज को। पुर्तगीज को पूरे तरीके से जब पराजित हो गए तो इन्होंने 1661 में एक काम किया कि अपने यहाँ की जो राजकुमारी थी कैथरीन द्वितीय की शादी राजकुमार ब्रिटेन के राजकुमार जेम्स द्वितीय से कर दी, और दहेज में उठा के, ब्रिटेन वाले भी जब आ जाएंगे तो दहेज में उठा के क्या दे दिया? सालिसट द्वीप दे दिया। ये जो सालिसट द्वीप है इसी पे तुम्हारा मुंबई बसा, यानी कि कह सकते हो मुंबई दहेज में दे दिया। हमारा द्वीप, ये दोनों लोग पुर्तगीज और अंग्रेज बैठ के शादी में दहेज दे रहे, हम लोग यहाँ गरीब पड़े हुए हैं। तो आप ये पूरे तरीके से आप देख लिए, और अंततः इनको हम लोगों ने भगाया कब? तो 1961 में जब भारत आजाद हो गया तो यहाँ ऑपरेशन विजय चलाया गया। सबसे पहले पुर्तगीज आए और सबसे बाद में गए। तो आपको पूरा ये याद होना चाहिए कि 1498 में आए, किस तरीके से पहला जो इसका वायसराय था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था। रियल वायसराय कौन था? अल्बुकर्क था। उसके बाद इन्होंने 1661 में अपनी राजकुमारी की शादी अंग्रेजों से कर दी, डचों से इन्होंने पराजित हुए, और अल्टीमेटली आपने देखा कि ये भागे तो सबसे बाद में भागे। अब बात कर ली जाए डच की, तो डच मैंने तुम्हें बताया 1605 में आए, और इन्होंने पहला कोठी कहाँ लगाया? तो इन्होंने पहली कोठी अपनी कहाँ लगाया? मुसलीपट्टनम में लगाया। इन्होंने यहाँ के पुर्तगीज को पूरे तरीके से पराजित किया, और पराजित करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से अपना यहाँ व्यवसायिक बेड़ा बनाते जा रहे थे। इसी बीच में यहाँ जब ब्रिटिशर्स आ गए तो इनके और इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसे हम बोलते हैं वार ऑफ बेदरा, यानी बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों के बीच में और डच के बीच में हुआ 1759 में, और इसमें पूरा क्या हो गए? डच पराजित हो गए। जब डच पराजित हो गए तो इनके बीच में पेरिस की संधि हुई 1795 में, और इनको फिर उसके बाद 1824 में ये भी पूरे तरीके से भारत से छोड़ के चले गए। यानी डच का तुमने देखा 1605 में कॉर्नेलियस डी हस्टमान या हाउटमैन के नेतृत्व में आए, पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में लगाए, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए 1759 में, और पेरिस की संधि 1795 में किए, और अंततः 1824 में यहाँ से लौट गए। अब बात करूं किसकी? तो तीसरे नंबर पर पुर्तगीज हो गए। डच, डच मतलब होता है नीदरलैंड या हॉलैंड वाले लोग थे। ब्रिटिशर्स उस समय रानी एलिजाबेथ से, जब ये लोग बड़ा व्यापार कमा रहे थे, बड़ा पैसा कमा रहे थे, तो सभी लोग कहे, वहाँ के जो व्यापारी लोग थे कि भैया रानी साहिबा हमको भी भेजो, बढ़िया मलाई चल रहा है इस समय भारत में। भारत वाले वैसे भी बहुत, इतना डूबने के बाद, यहाँ मुस्लिम आक्रांता आने के बाद भी बहुत धनी थे। तो रानी एलिजाबेथ ने कहा ठीक है अपनी कंपनी बनाओ। तो 217 वहाँ के जो व्यापारी लोग थे, 217 व्यापारी मिलकर एक कंपनी बनाई, BIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको कहा गया मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस। ये 217 लोग जो थे, यानी मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस ने 1599 में एक कंपनी बनाई BIC, और इस कंपनी में वो 1608 में भारत में आ गए कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। जहांगीर से अनुमति मांगी, कहा कि हमें व्यापारिक कोठी खोलने की मौका दे दो। इन्होंने सूरत में अपनी कोठी लगाने की थोड़ी सी सहूलियत चाहिए, पर सूरत में इनको पुर्तगीज वालों ने कोठी उस समय नहीं लगाने दी। अल्टीमेटली विवश होकर मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कोठी लगाए, और स्वाली का युद्ध, लेकिन ये कुछ समय बाद एक स्वाली का युद्ध हुआ 1612 ईस्वी में, और स्वाली के युद्ध में इन्होंने पुर्तगीज को जब पराजित कर दिया तो इनको 1613 ईस्वी में सूरत में भी अस्थायी कोठी लगाने का मौका मिल गया। और आप तो ब्रिटिशर्स के बारे में जानते ही हो कि वो धीरे धीरे वार ऑफ प्लासी, वार ऑफ बक्सर के बाद ट्रेडर टू रूलर में कन्वर्ट हो गए। यानी जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए BIC आई थी वो यहाँ रूलर में कन्वर्ट हो गई, और वो लास्ट तक बनी रही। अंततः हमको इन्हीं से आज़ादी देनी पड़ी। तो इनको तो आप पूरा पॉलिटिकल साइंस में कवर करते हो कैसे कैसे गए। तो ये 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद ये लोग ब्रिटिशर्स छोड़ के गए। अब बात कर लें किसकी? डेनिस की। तो डेनिस बेटा 1616 में आए थे, इनका बिल्कुल नहीं आया, इसलिए 1745 में सारी व्यापारी ब्रिटिश को बेच के चले गए। तो डेनिस में तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है। डेनिस मतलब डेनमार्क वाले लोग। चौथा तुम्हारे बच जाते हैं फ्रेंच भाई। ये फ्रांसिस्को कैरो के मन में ये विचार आया, और जो है तुम्हारे फ्रांसिस्को मार्टिन के मन में विचार आया था कि चलो हम लोग भी व्यापार करने चलते हैं।
और फ्रांसिस्को कैरो के नेतृत्व में 1668 में ये लोग आ गए और 1668 में आए। पहला व्यापारिक कोठी कहाँ लगा दिए, तो ये सूरत में लगा दिए। अभी इन्होंने अपने व्यापारिक कोठी को बहुत धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे थे कि इनका अंग्रेजों से 3 युद्ध हुआ लगातार। एक कर्नाटक वार फर्स्ट, कर्नाटक वार सेकंड, कर्नाटक वार थर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कर्नाटक वार फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसे थोड़ा मिटा दूं। और ये धीरे धीरे कर्नाटक वार फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी अगर मैं बात करूं तो 1746 से लेकर 1748 के बीच में कर्नाटक वार फर्स्ट हुआ। और इस कर्नाटक वार फर्स्ट में पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें फ्रेंच जीत गए थे। फ्रेंच जीत गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे तरीके से ला बोर्डेने की सहायता लेकर तुम्हारे निकोलस मास जो अंग्रेजी बेड़े को नेतृत्व कर रहा है उसको पराजित कर दिया था। फिर इसके बाद इसमें संधि हो गई और संधि होने के बाद ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ था। आप इसको हिस्ट्री के या दूसरे चैप्टर में ठीक से पढ़ेंगे। फिर 1749 से लेकर 1754 ये तुम्हारा जो युद्ध हुआ, ये तुम्हारा जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखा जाए तो तुम्हारे कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध था। और इस युद्ध में रॉबर्ट डुप्ले को धीरे धीरे पराजय का सामना करना पड़ता है और अंततः रॉबर्ट डुप्ले को फ्रेंच बुला लिया जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। और तीसरा युद्ध होता है 1646 से 48, 1649 से 1654 ये है बेटा। फिर तीसरा युद्ध होता है 1756 से 1763। ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था और इसमें पेरिस की संधि द्वारा ये क्या होता है, समाप्त होता है। ये एक्स-ला-शापेल संधि द्वारा समाप्त होता है, ये पुडुचेरी संधि द्वारा समाप्त होता है। तो ये तुम्हारा एक्स-ला-शापेल संधि द्वारा, ये पुडुचेरी संधि द्वारा और ये तुम्हारा पेरिस की संधि द्वारा। इस युद्ध में पूरे तरीके से फ्रेंच क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं और उनका व्यापारिक बेड़ा यहाँ से लगभग समाप्त हो जाता है। थोड़ा बहुत ये लोग बने थे, तुम्हारे दमन दीव दादर नगर हवेली पर बने हुए थे, पुडुचेरी पे बने हुए थे, जो हम लोगों ने 1954 में उनसे छीना संभवतः। लेकिन ये व्यापारिक उद्देश्य के ही बन गए रहे थे, साम्राज्य यानी रूलर बन के नहीं रह गए थे। इसके बाद तृतीय तुम्हारे कर्नाटक युद्ध के बाद इस तुम्हारे भारत पे सिर्फ एक ही यूरोपीय कंपनी का हुकूमत रह गया था, जो था BIC का। और फिर BIC कंपनी को ही हम लोग पूरा चाहे संवैधानिक पृष्ठभूमि से लेकर देखो या पूरे की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पूरा का पूरा इसी चीज को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये तुम्हारे कंपनियों के आने का क्रम था कि कौन कौन आए, फिर कैसे कैसे गए। तो इस तरीके से सारी चीजों को हमने देख लिया और ये सारे लोग आए और किस तरीके से सारी व्यवस्था बनाए। तो हम लोग फिर से दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक सभी को जय श्री राम, जय मातरम।